हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट निरंतर मिलती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर VMOU पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट कोड है QES और जो इकाई है वो है इकाई नंबर 2, अध्याय है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कोटा ओपन VMOU BA फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट कोड QES पर्यावरण अध्ययन इकाई 2 पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की इकाई है। तो पृथ्वी का वह भाग जिस पर जीवित प्राणी रहते हैं वो बायोस्फीयर या जैव मंडल कहलाता है। तो इस प्रकार देखिए कि पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी इकाई है। संपूर्ण जैव मंडल पर अनेक प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें सभी प्रकार के परस्पर घटक संबंधित रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी इकाई है। तो अब आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई देगा, उसी के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि संपूर्ण जैव मंडल पर अनेक प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें सभी प्रकार के घटक परस्पर संबंधित रहते हैं। यहाँ हम सभी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र की सामान्य संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा का एक चित्र आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिए और समझिए। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल, यानी जो ऊपर का घेरा है वो है वायुमंडल। उसके बाद जैव मंडल, जैव मंडल यानी जिस मंडल में जीव रहते हैं। उसके बाद जल मंडल, जो जल से भरा हुआ भाग। उसके बाद मेंटल और उसके बाद भूगर्भ, ये भूगर्भ है जो जमीन का मध्य का यानी बीच का भाग। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, पृथ्वी की कार्ड का चित्र है। आगे हम बात करेंगे, मतलब पृथ्वी का वह भाग जिस पर जीवित प्राणी रहते हैं वह बायोस्फीयर यानी जैव मंडल कहलाता है। और जैव मंडल कौन सा है? तो ये जैव मंडल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जैव मंडल है। और ये है वायुमंडल। और उसके बाद नीचे ये जल मंडल, उसके बाद भूपर्पटी, उसके बाद ये मेंटल और ये है भूगर्भ। तो अब आपको चित्र के माध्यम से आपने समझ लिया होगा, पृथ्वी की कार्ड का चित्र था। आगे हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। यानी कि पृथ्वी का वह भाग जिस पर जीवित प्राणी रहते हैं वह बायोस्फीयर या जैव मंडल कहलाता है। ये अनेक छोटी छोटी क्रियात्मक इकाइयों से बना होता है, जिन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और ये जो पृथ्वी पर जिस भाग पर जीवित प्राणी रहते हैं उसे बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं। और ये समुद्र तल से लेकर वायुमंडल तक फैला है। और ये अनेक छोटी छोटी क्रियात्मक इकाइयों से बना है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और जैसे वन, घास का मैदान, झील, समुद्र इत्यादि पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं कि जैव मंडल के 3 अजैविक घटक हैं। कौन कौन से? भूमंडल या लिथोस्फीयर, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित चट्टानें, पत्र व मिट्टी इत्यादि भूमंडल कहलाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जलमंडल की किसे कहते हैं? तो जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर इसका वैज्ञानिक नाम है। पृथ्वी का वह भाग जो जल से ढका रहता है जलमंडल कहलाता है। और वायु या वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों ओर का गैस या आवरण, जो अभी आपने चित्र में देखा सबसे ऊपर गैस या आवरण, तो ये वायुमंडल कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग सन 1935 में टेंसले ने किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मुख्यतः सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। और एक और विद्वान थे, उनके बारे में भी बात करते हैं, ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की वह आधारभूत इकाई है जिसमें जैविक व अजैविक वातावरण एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रवाह से तंत्र की क्रियात्मक या कार्यात्मक गतिशीलता बनाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। किसी भी संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक होते हैं।
तो दो घटक कौन कौन से होते हैं? एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। सबसे पहले हम बात करते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ए कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, और ये वातावरण में सदैव गतिशील रहते हैं। अकार्बनिक पदार्थ वातावरण में सदैव गतिशील रहते हैं। जीव मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से बने होते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम तथा लोहा भी जीवों की क्रियाओं एवं संरचनाओं में महत्वपूर्ण है। कई अन्य तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं। सभी खनिज तत्व एक निश्चित चक्र से गुजरकर पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। उन्हें पोषक तत्व भी कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसें भी जीवधारियों को प्रभावित करती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 20% और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें 0.03%। आपने देखा होगा नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 20% और कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें 0.03%। अब हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों की। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन व अन्य तत्वों के मेल से बनते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन इत्यादि है। पर्णरहित हरित हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि अकार्बनिक पदार्थ है। अब हम बात करेंगे आगे भौतिक वातावरण या जलवायुवीय कारक। तो भौतिक कारकों में तापमान, प्रकाश की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता व मात्रा, वर्षा, वायुमंडल की आर्द्रता व मृदा का प्रकार महत्वपूर्ण है। सभी जलवायु कारक अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न मात्रा में होते हैं। उदाहरण के तौर पर तापमान को लें। ध्रुवीय एवं अन्य कई प्रदेश इतने ठंडे होते हैं कि हमेशा बर्फ जमी रहती है, जबकि अन्य कई प्रदेश बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। जीव तापमान की एक निश्चित सीमा सहन कर पाते हैं। इस सीमा से अधिक या कम होने पर वे मर जाते हैं। सामान्यतः ये सीमा 10 से 48 डिग्री सेल्सियस है। ताप जीवों की उपचार क्रियाओं, वृद्धि, विकास, प्रजनन और व्यवहार यही तक वितरण को प्रभावित करता है। इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश भी जीवों को उपाचय, शरीर के अंग रचना, प्रजनन, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। स्वपोषी पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में बनाए कार्बनिक पदार्थ ही लगभग सभी जीवों की खाद्य आपूर्ति को पूरी करते हैं। अब हम बात करते हैं जल। तो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। पृथ्वी का लगभग 73% भाग जल से ढका है। सभी जीवों के शरीर में कम से कम 70% या अधिक जल होता है। इस कारण ये प्राणियों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सावधान स्थान विशेष वर्षा काल, कुल वर्षा मात्रा उस स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वायु में उपस्थित जल वाष्प या आर्द्रता भी जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आर्द्रता की कमी, अधिकता दोनों के परेशानी का कारण बनते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा। मृदा अनेक प्रकार के जीवों को आवास प्रदान करती है। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक भी लिख लीजिए, और जो VMU कोटा ओपन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस विषय के, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, वो भी हमने हमारे चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी। और पाठ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा पाठ सही तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो को जहाँ कहीं भी वीडियो पसंद आए वहीं लाइक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं मृदा। तो मृदा स्थलीय तंत्रों में मिट्टी के प्रकार से वहाँ की वनस्पति एवं जीवों पर प्रभाव पड़ता है। मृदा की pH, आर्द्रता व परत की मोटाई भी महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा द्वारा ही अधिकांश जीव, पौधे व सूक्ष्म जीव खनिज तत्व प्राप्त करते हैं तथा अधिकांश विघटनकारी जीव भी यहीं रहते हैं। मृदा अनेक प्रकार के जीवों को आवास प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय दबाव। तो वायुमंडलीय दबाव ऊंचे पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, गहरे समुद्र तलों में अधिक होता है। तो ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ वायु दाब कम होता है और गहरे समुद्र तलों में जहाँ यह अत्यधिक होता है, विशेष प्रकार के जीव ही जीवित रह पाते हैं। वहाँ जीवन अपेक्षाकृत कठिन होता है। इस तरह से आंधियाँ, तूफान, चक्रवात व अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी जीवन को प्रभावित करती है। अब हम बात करेंगे जैविक घटक के बारे में। तो इसमें जीवित पादप,
सूक्ष्म जीव व प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? उत्पादक या स्वपोषी, उपभोक्ता और अपघटक। सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोक्ता या स्वपोषी। वे जीव जो खनिज तत्वों, प्रकाश या रासायनिक क्रियाओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और प्रकाश संश्लेषी पादप व सूक्ष्म जीव तथा रसायन संश्लेषी सूक्ष्म जीव उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते अपितु अन्य पेड़ पौधों या जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। चींटियां, कीड़े, खरगोश, हिरण, कुछ मछलियां, घोड़े, हाथी व अन्य सभी जीवों को अपना भोजन वनस्पतियों, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। वे जीव जो शाकाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सांप, चिड़िया, छिपकलियां, मेंढक, सियार आदि छोटे मांसाहारी जीव है। कुछ जीवों को शाकाहारियों के अतिरिक्त छोटे मांसाहारी जीवों को भी खाते हैं, जैसे शेर, शार्क, चीते, ये बड़े मांसाहारी जीव है। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता सभी जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। अपघटक ये छोटे सूक्ष्म जीव है जो मृत जीवों को उनके सड़े गले अंशों व अन्य कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं, वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। फफूंद व जीवाणु, केंचुआ इस तरह के जीव है। अब हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। तो आपके सामने खाद्य श्रृंखला को समझाते हैं। आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल आपको दिखाई दे रहा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक की ऊर्जा के द्वारा उत्पादित ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण की क्रिया को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास खरगोश खाता है और खरगोश को लोमड़ी, घास खरगोश खाता है और खरगोश को लोमड़ी और लोमड़ी को शेर। इसी प्रकार घास कीड़ा खाता है, कीड़ा को चिड़िया और चिड़िया को बाज। और इसी प्रकार घास कीड़ा खाता है और मेंढक सांप मेंढक को खाता है और चील सांप को खा जाती है। उसी प्रकार उल्लू चूहे को खाता है और चूहा बीज को खाता है। जलीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला इस प्रकार होती है। पलवक मछली खाती है और मछली को मगरमच्छ खाते हैं। पाद पलवक प्राणी पलवक खाते हैं और प्राणी पलवक को छोटी मछलियां खाती है और छोटी मछलियों को शार्क मछलियां खाती है। अब हम बात करेंगे इसी के बारे में आगे। अब हम समझते हैं खाद्य जाल को। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला सीधी न होकर जटिल हो जाती है, इसे खाद्य जाल कहते हैं। कुछ जीव एक से अधिक प्रकार का भोजन करते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। एक प्रकार का भोजन कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, ऐसी स्थिति में खाद्य जाल बनते हैं। अब हम सबसे बात करते हैं पहले सौर ऊर्जा, और ये हैं मिट्टी। सौर ऊर्जा और मिट्टी। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। अपघटक द्वारा शरण मिट्टी। और सौर ऊर्जा किन को मिलती है? पेड़ पौधों को। और पेड़ पौधों को कौन खाता है? चूहा। और पेड़ पौधों को और कौन खाते हैं? कीड़े मकोड़े। और पेड़ पौधे यानी पौधे जो भी फसलें वगैरह वे पेड़ पौधों में ही आती है। तो पेड़ पौधों को और कौन खाता है? मानव। और कौन खाते हैं पेड़ पौधे या घास फूस को? तो हिरण। हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो अब बात करते हैं मानव। और मानव और क्या खाता है? मानव यानी हिरण हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, तो मानव ये भी। और यहाँ पर शेर किसको खाता है? हिरण को। और चूहे को खाता है सांप, और सांप को बाज या चील। और मरणोपरांत शेर। और फिर आगे सांप मेंढक को भी खाता है। और मेंढक क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। और कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है? पक्षी। और पक्षी को कौन? मछली। यानी मछली है वो, नहीं सॉरी पक्षी है वो, मछली को भी खा लेते हैं। और मानव मछली को भी खा लेते हैं और हिरण वगैरह को भी खाते हैं। इस प्रकार ये खाद्य जाल है। खाद्य जाल को अपने ध्यान से अपने दिमाग में एक बार बिठा लीजिए। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाहारी किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कुछ जीव एक से अधिक प्रकार का भोजन करते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। आगे हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर की। तो चलिए शुरू करते हैं
पोषण स्तर के बारे में पारिस्थितिकी तंत्र में। तो पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर, तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर पाए जाते हैं। प्रथम स्तर उत्पादक, ये संपूर्ण तंत्र के पोषण हेतु भोजन का उत्पादन करते हैं, जैसे पेड़ पौधे व शैवाल। उसके बाद द्वितीय स्तर प्राथमिक उपभोक्ता, ये उत्पादित भोजन के कुछ भाग का उपभोग करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं जो वनस्पतियां खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, छोटी मछलियां, कीट इत्यादि। तृतीय स्तर पर होते हैं ये छोटे मांसाहारी जीव हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे लोमड़ी, सियार, मेंढक इत्यादि। चतुर्थ स्तर तृतीयक उपभोक्ता, बड़े मांसाहारी जीव जो छोटे मांसाहारी जीवों को खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर हैं वो बड़े मांसाहारी, छोटे मांसाहारी जीवों को खाता है। पंचम स्तर अपमार्जक, वे जीव जो मृत जीव व उनके अवशेषों को खाते हैं अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे गिद्ध व जरख। अब बात करते हैं षष्ठम स्तर अपघटक, वे जीव जो मृत पेड़ पौधों, जंतुओं, अन्य अवशेषों को पुनः मूल तत्वों में बदल देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जैसे फफूंद व जीवाणु। अब हम बात करते हैं सप्तम स्तर, यानी यह अंतिम स्तर है, इसके बारे में बात करते हैं। सप्तम स्तर जीवों को खाने वाले वायरस व वायरस को खाने वाले बैक्टीरियोफोज, यह अंतिम स्तर है। तो प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीयक पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर। प्रथम पोषण स्तर उत्पादक पौधे, द्वितीयक पोषण स्तर प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक पोषण स्तर द्वितीयक उपभोक्ता, चतुर्थ पोषण स्तर तृतीयक उपभोक्ता। अब हम बात करते हैं, देखिए अपर्दक व अपर्दक भोजी, उष्मा और यहाँ पर उष्मा, सौर ऊर्जा उष्मा, पौधे व अन्य वनस्पति उष्मा, और ये अपर्दक व अपर्दक भोजी। वापस उष्मा शाकाहारी जीव, उष्मा मांसाहारी जीव, उष्मा बड़े मांसाहारी जीव। अब जीव बड़े मांसाहारी जीव और उष्मा यानी अपर्दक भोजी, और अपर्दक भोजी से वापस उष्मा, और मांसाहारी जीव उष्मा और अपर्दक भोजी, शाकाहारी जीव उष्मा और अपर्दक भोजी, वनस्पति अपर्दक अपर्दक भोजी उष्मा। इस प्रकार का ये चित्र है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के 3 प्रमुख कार्य हैं, ऊर्जा प्रवाह, जैव और रासायनिक चक्र, उत्पादन। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, इस तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन सर्वप्रथम ब्रिटेन के वैज्ञानिक लैंडमैन ने 1942 में किया। एक मॉडल भी प्रस्तुत किया था। इसके आधार पर बहुत से वैज्ञानिकों ने, जैसे ओडम भाइयों ने कई प्रकार के मॉडल बनाए। सूर्य के प्रकाश का केवल 42% भाग ही दृश्य हैं। इसके अतिरिक्त अवरक्त व पराबैंगनी किरणें व अन्य विकिरण होती हैं। अधिकांश पराबैंगनी किरणें तो ओजोन परत द्वारा सोख ली जाती हैं, और बहुत सी धूल कणों द्वारा इत्यादि आसपास छितरा दी जाती हैं। पृथ्वी की सतह तक सूर्य की आधी प्रकाश ऊर्जा भी नहीं पहुंच पाती है। पृथ्वी की सतह से भी अधिकांश ऊर्जा परिवर्तित की जाती है, कुछ अवशोषित कर ली जाती है। यह अवशोषित ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। स्वपोषित पौधे पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा का 21% भाग प्रकाश संश्लेषण में खर्च करते हैं। इस क्रिया में 470 किलो जूल ऊर्जा प्रति मोल संश्लेषित कार्बन खर्च होती है। उक्त क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। अब हम बात करते हैं पोषक चक्र, यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में वांछित पोषक तत्वों का एक निश्चित क्रम होता है। खनिज तत्वों का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक दोनों घटकों में होता है, तथा संपूर्ण जैव मंडल में खनिज विशेष की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। इसे पोषक चक्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं 10% का नियम क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। 10% का नियम, इस नियम के अनुसार उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक खाद्य श्रृंखला की हर स्तर पर पिछले स्तर को उपलब्ध ऊर्जा का 10% भाग ही उपलब्ध हो पाता है, शेष वातावरण में वितरित हो जाता है। जैसे सूर्य, और सूर्य का जो भी अनुपयोगी प्रकाश है वो साइड में चला जाता है, और उपयोगी प्रकाश कितना है 100% जो इधर आता है। अब बात करते हैं कि यह है क्लोरोप्लास्ट और यह है पत्ता, और ये है संचित ऊर्जा 1%,
और विकिरण ऊर्जा 10% है। और वापस ऊर्जा कितने प्रतिशत भेज दी जाती है? 20%। और श्वसन, वाष्पोत्सर्जन एवं ऊष्मा के रूप में खर्च ऊर्जा 69%। प्रकाश में ऊर्जा स्थानांतरण एवं परिवर्तन, तो ये 10% का नियम है। आप अपने दिमाग में इस चलचित्र को समझ लीजिए ध्यान से। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राथमिक उत्पादन, यानी खनिज पदार्थ की दी गई मात्रा के निश्चित समय में उत्पादित कार्बनिक पदार्थ एवं ऊर्जा प्राथमिक उत्पादन कहलाता है। इस प्रति यूनिट समय में संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के रूप में निरूपित किया जाता है। ये कार्य स्वपोषण विशेषत प्रकाश संश्लेषी पौधों द्वारा किया जाता है, अतः वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादकता एक आवास में दिए गए निश्चित समय में उत्पादन एवं कुल उपस्थित जैव भार का अनुपात है। उत्पादकता बराबर उत्पादन जैव भार प्रति इकाई समय। कुल उत्पादन प्रकाश एवं खनिज तत्वों की उपस्थिति में प्रकाश पौधों प्रकाश संश्लेषण द्वारा निश्चित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ प्रति इकाई समय में उत्पादन करते हैं। इसे कुल उत्पादन कहा जाता है। नेट उत्पादन पौधे की चयापचयी क्रियाओं में खर्च ऊर्जा का कुल उत्पादन में से घटा दें तो नेट उत्पादन प्राप्त होता है। नेट उत्पादन बराबर कुल उत्पादन उपापचयी ऊर्जा। अब बात करते हैं द्वितीयक उत्पादन के बारे में। तो द्वितीयक उत्पादन की बात करें, यह उपभोक्ता द्वारा उत्पादित जैव भार है, अतः उपभोक्ता द्वारा उत्पादित जैव भार को द्वितीय उत्पादन कहते हैं। उपभोक्ता उत्पादकों द्वारा उत्पादित जैव भार को ही परिवर्तित करके जैव भार बनाते हैं, अतः वे विषम भोजी यानी हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं। ऊर्जा जो उत्पादकों प्रकाश संश्लेषी जीवों द्वारा ग्रहण की जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों से गुजरती हुई क्रमशः 10% के नियमानुसार कम हो जाती है। और इन पोषण स्तरों के बीच में कुछ अन्य पोषण स्तर भी होते हैं। ये निम्न है। परजीवी भोजन श्रृंखला के साथ साथ चलते, उदाहरण के लिए टिक्स जो मांसाहारी जीवों का भी खून चूसती है। टिक्स के शरीर पर परजीवी जीवाणु व वायरस रह सकते हैं तथा जीवाणु भी जीवाणु भोजी वायरस द्वारा खाए जाते हैं। अपर्दक भोजी यानी डिट्रस फीडर्स वह जीव जो मृत जीवों के सड़े गले अवशेषों से प्राप्त भोजन करते हैं अपर्दक भोजी कहलाते हैं। अपर्दक भोजी किसे कहते हैं? वह जीव जो मृत जीवों के सड़े गले अवशेषों से प्राप्त भोजन प्राप्त करते हैं अपर्दक भोजी कहलाते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं जो केवल मृत प्राणियों के शवों को खाकर जीवित रहते हैं, जैसे कोलेयोप्टेरा वर्ग। अपर्दक भोजी के बारे में आगे हम बात करते हैं। तो अपर्दक भोजी यानी हमने पढ़ा था कोलेयोप्टेरा वर्ग के प्राणी मक्खियों को नेफ्रोफेजेज कहलाते हैं। कोप्रोफेजेज विष्ठा भोजी वे जीव जो अन्य जीवों का मल या उत्सर्जित पदार्थ खाकर जीवित रहते हैं, जैसे डग बीटल्स। मृतोपजीवी जो सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को खाते हैं, वुड लाउस। जियोफेवेज मृदा भोजी ये प्राणी हैं, वो मृदा में रहते हैं तथा मिट्टी खाकर जीवित रहते हैं। केंचुए मकड़ी जाति के जीव, कोलम्बोला इत्यादि। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि विभिन्न प्राणी स्तरों के मध्य भी अनेक ऊर्जा का क्षय होता है। प्राणी की उपापचयी ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य जीव जो सीधे नहीं खाते भी उस जीव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी खूब पिरामिड। तो इसके बारे में हम चित्र के माध्यम से भी जानेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यदि विभिन्न पोषण स्तरों के जैव भार की मात्रा के आधार पर या जीवों की संख्या के आधार पर जमाया जाए तो इसे पिरामिड की आकृति प्राप्त होती है। इसे पारिस्थितिकी या सांप या पिरामिड कहते हैं। तो ऐसी आकृति उपभोग की गई ऊर्जा के तौर पर प्राप्त होती है, मगर ऊर्जा का सदैव साफ सीधा ही होता है। उदाहरण के तौर पर उत्पादक जैसे पेड़ पौधे घास इत्यादि बड़े मात्रा में पैदा होते हैं, उनके जैव भार बहुत अधिक होता है। इनको खाकर जीने वाले शाकाहारी जीवों का जैव भार अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि उन जीवों की उपापचयी क्रियाओं में बहुत सी ऊर्जा खर्च होती हैं तथा सभी उत्पादक शाकाहारियों के द्वारा नहीं खाए जाते। इसी प्रकार शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी जीवों का जैव भार शाकाहारियों की तुलना में बहुत कम होता है। मांसाहारी जीवों को खाने वाले जीवों जैसे गिद्ध, जरक इत्यादि का जैव भार मांसाहारियों की तुलना में काफ़ी कम होता है। अब हम अपघटक एवं उनके पारिस्थितिकी पिरामिडों का स्थान
चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करें विकृत ऊर्जा है ये, और यहाँ पर हानि, ये है तृतीयक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये प्राथमिक, और ये है उत्पादक, और ये है जीवों के शव, ये ऊर्जा, ये खनिज तत्व, अपघटक या किण्वन। विकृत ऊर्जा अपघटक है पारिस्थितिक पिरामिडों का स्थान। इस चित्र को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं। हम जैव भू रासायनिक चक्र की बात करें तो जैव मंडल में सभी प्रकार के रासायनिक तत्व एक निश्चित चक्र से गुजरते हैं। इनमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस प्रमुख है। सभी तत्व दो प्रमुख पुल सिद्धांत का हिस्सा होते हैं। पहला तो रिजर्व पुल, जिसमें तत्वों की गति धीमी होती है, ये बड़ा पुल है। दूसरा चक्रीय पुल, जो कि अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है मगर इसकी गति तेज होती है। सभी जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। गैसीय चक्रों का रिजर्व पुल वायुमंडल या जलमंडल होता है। निक्षेप चक्रों का रिजर्व पुल भूप्रपट्टी होता है। और इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति में कार्बन चक्र का जो चित्र है उसको हम समझते हैं। तो प्रकृति में कार्बन चक्र, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, और यहाँ पर श्वसन, महासागरों में घुली कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण तथा जलीय खाद्य श्रृंखला। तो इस प्रकार का ये चित्र आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आगे हम चलते हैं। हमने कार्बन चक्र को तो देख लिया, अब हम बात करते हैं आगे नाइट्रोजन चक्र की। तो ये चित्र नाइट्रोजन चक्र का है। आप ध्यान से देखिए कि नाइट्रेट विनिष्क्रियण जीवाणु द्वारा, फलीदार पौधों की जड़ें, ज्वालामुखी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्लस तड़ित विद्युत, और यहाँ पर वर्षा, अमोनियाकरण, अपघटक। इस चित्र को भी आप ध्यान से समझ लीजिए। आगे हम बात करेंगे प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र की। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र का चित्र। तो ये है प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र का चित्र। ये है वायुमंडलीय ऑक्सीजन और ये है ऊर्जा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अकार्बनिक पदार्थ पृथ्वी, ठोस ऑक्साइड, वाष्पीकरण, अवशोषण, जलीय ऑक्सीजन, CO2, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। इस चित्र को भी आप ध्यान से समझ लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। हम जल्द से जल्द पर्यावरण की सभी जो इकाइयाँ हैं उनको पूरी कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।